हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैं इंटरव्यू सीरीज लेकर आता रहता हूं। तो बच्चों, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ये बच्चों अपने ही स्टूडेंट हैं। इन्होंने 2012 में जो है 12th क्लास पास करी थी। और 11th 12th इवन सीए की जर्नी भी काफ़ी हद तक हमारे साथ इन्होंने बिताई है। तो हम जानेंगे इनके बारे में कि मैं अगर बताऊं थोड़ा बहुत, अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे, इन्हीं इन्हीं से पूछेंगे कि ये जर्नी कैसे आसान बनी, क्या करा इन्होंने ऐसा। बट थोड़ा मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मैं क्या उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मेरा रहा है प्रशांत। तो उस टाइम तो मैंने भी पढ़ाना पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2008 में स्टार्ट किया था, 3-4 बैचेज ही लिए थे। तो प्रशांत एक एवरेज स्टूडेंट था, और जो एक स्लो लर्नर जिसको कहते हैं उस तरीके का स्टूडेंट रहा है। बस एक खासियत थी इसकी कि डेडिकेटेड काफ़ी था, मतलब हार्ड वर्किंग। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको पूछना, पीछे पड़ जाना, परेशान करना। और थोड़ा एक नेगेटिव एटीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में। मतलब कोई चीज़ नहीं हो रही है तो परेशान हो जाना है, सर ये हो नहीं रहा, ये बताओ सर ये वो। और पहले ये चलता था, पहले के जब हम बैचेज लेते तो कंपटीशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इसके अंदर भी ये चीज़ थी कि सर मेरे को ना सबसे अच्छा करना है, मेरे को सबसे अच्छा करना है। तो वो भी काफ़ी बढ़िया लगती थी। और बाकी प्रशांत जो है पहले से 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम ही था। 10th में ये यूपी से इन्होंने स्टडीज़ करके 11th में यहाँ पर आए थे। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम में लेने की प्लानिंग करी थी, बट मैंने इनको फोर्सफुली इंग्लिश मीडियम दिलाया। स्टार्टिंग में तो इन्होंने अकाउंट्स और इको ली, बट क्लास 12th में इन्होंने फिर सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम लिए। तो कैसे इन्होंने 11th क्लास में टॉप किया, इनका 12th में क्या स्कोर रहा, इन्होंने सीए की जर्नी को कैसे आसान किया, कैसे इनकी सीए फाइनल में 4-4 पेपर में एग्जाम्शंस आई, और कितने घंटे ये पढ़ते थे, आर्टिकलशिप में इन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कहाँ से आर्टिकलशिप करी, और क्या आज इनका जॉब पैकेज है, ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब हम इनसे आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा। तो आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मैंने तो आपके बारे में थोड़ा बिल्कुल समराइज मैनर में बताया। तो अगर आपको समराइज मैनर में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना हो तो आप अपने बारे में, कि ये प्रशांत शर्मा है कौन, ये प्रशांत शर्मा जो है, प्रशांत शर्मा से सीए प्रशांत शर्मा कैसे बना, वो हम जानना चाहेंगे। पहले आप थोड़ा अपने शब्दों में बताइए बच्चों को। हाँ सर, मेरी जो जर्नी रही है सीए की बड़ी अमेजिंग रही है, जिसमें सक्सेसफुल फेलियर भी रहे हैं, फेलियर भी सक्सेस भी रहे हैं, डाउन भी रहे हैं और अप भी रहे हैं। आप तो मेरी इनिशियल स्टडी विलेज में हुई थी। फर्स्ट फिफ्थ गांव के जो स्कूल थे उससे मैंने स्टडी करी, जिसका नाम बहुत पसंद था। अच्छा। उसके बाद मैंने 6th-10th हमारे पास में एक टाउन था और वहाँ पे एक टीचर सरस्वती विद्या मंदिर था। अच्छा, तो कौन सा स्टेट पड़ता है वो बुलंदशहर। अच्छा, यूपी बुलंदशहर, ठीक है। तो वहाँ से स्टडी करी 6th-10th। हाँ जी, हाँ तो जी। 10th में मेरे 7.8 लेके आए थे। टीचर्स और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस, अच्छा। मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन कि आपका साइंस में इंटरेस्ट ना होना, मतलब क्यों आप, मतलब साइंस में इतना ज़्यादा स्कोप मानते हैं? और पहले तो कुछ ज़्यादा ही सोचते थे कि यार साइंस में बहुत स्कोप है। तो बेसिकली क्या था ऐसा जो आपका इंटरेस्ट नहीं था, या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं? सर मेरी समझ में ही नहीं आया था। एक तो बायोलॉजी मेरे को अच्छा नहीं अच्छी लगता था, लगती थी, और हाँ। फिजिक्स वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं थी। पास हो गया था वो रट्टा फिजिक्स वगैरह, लेकिन जो एक अच्छा। इंटरेस्ट होता है ना वो नहीं था। तो पहली बार मैंने सुना था अपने गांव में, किसी ने बोला था कि एक सीए होता है, उसमें करने में 10 साल लगते हैं, एक बार बन जाए तो मतलब लाइफ सेट हो जाती है। अच्छा। तो 11th में मैं आया था, तो मैं शुरू से सारी इनिशियल मतलब चाहता था कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। मैंने कॉमर्स चूज करी। मेरे फादर वगैरह चाहते थे साइंस में रहूँ, लेकिन बाद में मेरी बात समझ मानी और मेरे को कॉमर्स में दिलाया। अच्छा। तो मैं आपसे 11th में मिला। हाँ। तो मैं बड़ा मतलब नेगेटिव टाइप का ही था कि मेरे को लगता था कैसे होगा। हाँ, ये तो कह रहे हैं। डिसीजन ले लिया कि मैं कॉमर्स में जाऊँ। तो मेरे हिंदी मीडियम से मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, लेकिन आपने थोड़ा फोर्स किया था। बिल्कुल। सारी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने आपके कहना माना, लेकिन आधा माना। हाँ। एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश में लिया, वो अकाउंट। देखो यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, अब 11th में बच्चा पहली बार मेरे से जुड़ रहा है, तो मैं फोर्सफुली ज़्यादा कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग्स नहीं बनी, इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है नहीं।
तो बच्चे को कई बार ऐसा लगता है कि यार ये ना टीचर फोर्स कर रहा है, मुझे पता है कि आगे फ्यूचर क्या है बच्चे का, भाई किस चीज़ में लेने में फ़ायदा है, लेकिन हाँ बच्चा भी अपनी जगह से यार करना तो उसी को है, मेहनत तो उसी को करनी है, पेपर उसी को देना है। बट एक बात सोचो आप, अगर बच्चा 11th अकाउंटेंसी हिंदी मीडियम में ले रहा है जबकि न्यूमेरिकल सोर्स की इंग्लिश में ही है, तो ज़्यादा बेटर है ना कि इंग्लिश में लिया जाए। तो मैंने इसको समझाया, मैंने तो बोला था कि सारे सब्जेक्ट लो, बट 11th में इन्होंने 1-2 पेपर्स ले लिया, अकाउंट्स तो लिया ही था, साथ में एक पेपर और ले लिया था। हाँ जी। तो सर मैं पहली बार 11th क्लास में गया तो वहाँ पे हमारे 2 सेक्शन होते थे, CND कॉमर्स के थे। मैंने पुलिस लाइन से किया 11th 12th। तो पहली बार मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा था 78 स्टूडेंट्स की वहाँ पे इस टाइम थी, जिसमें से 40 प्लस स्टूडेंट फेलियर थे। अच्छा, तो एक वो भी देखो बच्चों क्या था, पहले होते थे बच्चे, आजकल तो कम बच्चे फेल होते हैं, लेकिन पहले क्या था कि भाई 11th में ना ज़्यादातर बच्चे फेल हुआ करते, 9th और 11th में। अब बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई फेल ही होएगा। अब ये बच्चा गया और उसको फेलियर वाले जो सेक्शन मिल गया, कितने परसेंट बच्चे बता रहे थे? 40 प्लस स्टूडेंट फेलियर। अच्छा हाँ तो आप समझ सकते हो कि हम फेलियर्स के साथ जाकर जुड़े तो थोड़ा बहुत माइंडसेट वैसा हो जाता है, डर वाली भावनाएं ऑटोमेटिकली आनी बनी जाती है। और 11th का बच्चा मैच्योर ही कितना होता है यार, मतलब। हाँ जी। तो लाइफ पर आपके साथ स्टार्ट हुई, तो जो माइंड सेटअप आपने स्टार्ट किया पॉजिटिव बनाना, बिल्कुल। कैसे? मेरे को कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा था। जब 11th का रिजल्ट आया तो मैं घर से वही सोच के गया था कि कहीं फेल ना हो जाऊं, लेकिन वहाँ पे मेरा रोल नंबर बोला गया और 2-3 बार बोला, आज भी मेरे को अपना रोल नंबर याद है, 11,338 रोल नंबर आया। तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ तो मेरा फर्स्ट आएगा, लेकिन सारी मेहनत और आपने जो गाइडेंस दी थी 11th क्लास में भी, मैं आपके पास ही पढ़ता था, अकाउंट्स और मैथ तो आपके पास ही पढ़ा था। बिल्कुल। तो उसमें बहुत अच्छे गाइडेंस मिला था आपका और सुनील सर का। तो 12th में आपने मेरे को फोर्सफुली सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करा दिए थे। तो 12th में भी एवरेज मार्क आए थे, लेकिन अकाउंट में मेरे 94 मार्क्स। नहीं तो बच्चों देखो, मैं ये कहता हूँ कि गाइडेंस बहुत मैटर करती है। अब 11th में बच्चा थोड़ा फैमिलियर हो गया था, 12th क्लास में बच्चे को बोला, बच्चे ने थोड़ा कर भी दिया। एक्शंस हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, खाली प्लान से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम काम करते हैं रिजल्ट्स मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी देते हैं। अब इन्होंने जो सोचा भी नहीं था वो इन्होंने कर लिया, बताओ ये 11th क्लास में फर्स्ट आ गए, तो उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सर आपने अभी तक 11th-12th की जर्नी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, हमें पता चला कि आपने 11th में अपने स्कूल में टॉप किया, 12th में भी आपके अकाउंटेंसी में 94 मार्क्स आए। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 12th के बाद ही सीए करने की प्लानिंग करी, या फिर आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि ग्रेजुएशन के बाद भी तो सीए होता है कि पहले थोड़ी नॉलेज बना लेता हूँ, ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा? तो कैसे आपने डिसाइड करा कि अभी मुझे सीए में एंट्री लेनी है? तो 12th जब मैं कर रहा था, आप IPCC के पेपर ले रहे थे, तो आपसे अच्छा। मोटिवेट हो गए कि सीए करना चाहिए, और आप वैसे कॉन्फिडेंस देते रहते थे कि हाँ सीए कर सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने माइंड में कब किया कि सीए करना है। और बात रही ग्रेजुएशन की, तो आपने कहा था डायरेक्टली सीए करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल, नॉलेज तो सीए में मिल जाएगी। सही बात है। और साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस आपने कॉम लेके थे, मैंने वही ट्रेड किया था सीए और बीकॉम करने का। हाँ हाँ देखो, मैं ये बात कहना चाहूँगा, प्रशांत का ये जरूर रहा है कि इसने ना हर एक स्टेज पे पूछा है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जनरली अपने टीचर से डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं। ये मुझे प्रशांत की एक अच्छी बात लगी कि कई बार तो इन्होंने मतलब प्रशांत ने, इनके पेरेंट्स तक भी आए हैं। मुझे खुद याद है कि जब काउंसलिंग करी, मैंने इनको समझाया तो पेरेंट्स ने मेरे से पूछा जी ये कर लेगा सीए? मैंने कहा हाँ जी पक्का कर लेगा, आप टेंशन मत लो। 12th में इनके 94 आए, इतना अच्छा प्रूव किया है। कह रहे मुश्किल, मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है। उस टाइम हम सीए फाउंडेशन पढ़ाते भी नहीं थे। और हाँ, अब मैं भी थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने इनको बताया, देखो रेगुलर कॉलेज के लायक तो मार्क्स आए नहीं थे, क्योंकि भाई अच्छा कॉलेज मिलना आपको पता है 97, 98 नॉर्थ कैंपस कहाँ ही मिलता है। और पहले कोई CUET का चक्कर नहीं होता था, कोई एंट्रेंस का चक्कर नहीं होता था। तो फिर मैंने प्रशांत को गाइड करा कि मैंने कहा नहीं भाई तू बीकॉम करो। आप मानोगे नहीं, मैंने इसको बीकॉम प्रोग्राम के लिए बोला, इसको बीकॉम ऑनर्स भी नहीं बोला, क्योंकि ये एक नेगेटिव पर्सनैलिटी रहा स्टार्टिंग से। और मुझे लगा अगर मैं इसको बीकॉम ऑनर्स बोलता और बीकॉम ऑनर्स के साथ ही सीए करता तो इसके ऊपर थोड़ा बर्डन आता कहीं ना कहीं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने करा है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार तू बीकॉम प्रोग्राम कर, बीकॉम प्रोग्राम के साथ सीए कर।
उस टाइम हम सीए फाउंडेशन की क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराते थे, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया, इन्होंने बाहर से क्लासेस ली और कैसे पढ़ाई करी, क्या मेहनत करी, वो प्रशांत बताएंगे। तो भाई थोड़ा सा आप एक समराइज मैनर में बताइए कि सीए फाउंडेशन की जर्नी में आपकी क्लासेस कैसे होती थी, या फिर किस तरीके से आपने स्टडीज करी, कैसे मैनेज किया और आपके कितने मार्क्स आए थे? सर आपने जैसे मेरे को यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस नहीं होती थी, आपने बोला था कि आप बाहर हाँ। से कर सकते हो और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाउंडेशन का जो 50 से 60% जो कोर्स होता है वो 12th और 11th 11 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ा था यहाँ पे, हाँ। और मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे अकाउंट्स में लोग जैसे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, तो मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर कर देता था। अच्छा। बहुत बेस स्ट्रॉन्ग था। हाँ। तो ऐसे इकोनॉमिक्स वगैरह तो मेरे 71% आए थे। अच्छा। फर्स्ट टर्म में क्लियर था फाउंडेशन। और आपसे तो बीच बीच में बात भी होती रहती थी, आप रिव्यू करते रहते थे कैसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बच्चों, इन्होंने कनेक्ट करी 71%, पहले 200 मार्क्स का सीए सीपीटी हुआ करता था, तो अराउंड 142 मार्क्स हो गए इनके। तो बेसिकली क्या है, हाँ ये बात तो मैं हमेशा एडमिट करता हूँ कि देखो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जब 11th 12th में, तो मैं मेरी एक आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक की पूरी जान निकालते, बिल्कुल घोट के पिलाने वाली बात रहती है। अगर बच्चा होमवर्क कर ले वो जिंदगी में नहीं भूल सकता, मैं तो कह रहा हूँ 11th 12th वो जिंदगी में नहीं भूल सकता। और प्रशांत तो उसी कैटेगरी का स्टूडेंट था कि होमवर्क क्या 3-3 4-4 बार कर लिया करता था, कोई चीज समझ में ना उसको पूछ लेता और डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। और अभी प्रशांत ने जैसे कि आपको बताया कि मुझे अकाउंटेंसी में इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आई और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जो है सीए फाउंडेशन अपना क्लियर किया, तो जो कि काफी सारे बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर डाउट मत करो, चाहे कोई सी भी स्टेज क्यों ना हो, किसी को मत सुनो, आप पॉजिटिव एग्जांपल्स को देखो बस। आप यूट्यूब पे जाइए या आसपास देखो, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। जैसे इन्होंने ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं, ज्यादा दूर की इंस्पिरेशन नहीं, इन्होंने लगा यार संजय सर मेहनत कर रहे हैं, चलो यार जब सर आईपीसीसी में तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इन्होंने स्टार्ट करी और जर्नी बिल्कुल बढ़िया है। बाकी अब इनसे जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट की जर्नी इन्होंने जो है, आपको मैं बता दूं सीए इंटरमीडिएट में 7 पेपर होते थे उस टाइम, और सारे पेपर सब्जेक्टिव होते थे, कोई एमसीक्यू का चक्कर नहीं होता था। यस, सीए सीपीटी फाउंडेशन जो था वो एमसीक्यू बेस्ड था। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं ये तो एमसीक्यू है, तुक्के मार के हो गए, लोगों का तो क्या ही आपको पता ही है, जिसको जो बोलना होता है बोले भर दिए होंगे बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, सीए में तो खास तौर से नहीं होता। और तुक्के एमसीक्यू में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, या तो सही होगा या गलत होगा। अब फिर भी जो सब्जेक्टिव पेपर है वहां पर तो हम फिर भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, 5 में से 2 मिल जाएंगे, बट स्टिल बोलने वाले को हम बंद नहीं कर सकते। अब जानते हैं इन्होंने आईपीसीसी की स्टडीज को कैसे मैनेज किया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली और क्या। सर थोड़ा बताइए आईपीसीसी के बारे में। सर इन फाउंडेशन क्लियर होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स सबके पास आए थे। अच्छा। तो पहले तो पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं एक ग्रुप दूँ, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर दिया कि बहुत ग्रुप देने और रैंक लानी है। अच्छा। रैंक चली आई, लेकिन तो अब बात आई कोचिंग की, तो कुछ कोचिंग जो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड होती थी वो मैंने बाहर से ली। बिल्कुल बिल्कुल। और अकाउंट्स मैंने आपसे ही बोला, आपके पीछे मैं पढ़ ही गया था कि मुझे तो बहुत प्रेस करी थी, तो आपने मेरे को और मेरे साथ के जो बच्चे में थे हम साथ, तो उन्होंने आपसे ही एडवांस अकाउंट और अकाउंट दोनों कोचिंग ली थी। और मेरी दोनों में एग्जाम्स और इंटरमीडिएट में दोनों में एग्जाम्स थी, वो अकाउंट से। देखो बेसिकली क्या था, हाँ मैं भी थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी पुरानी जर्नी हो गई, मुझे भी याद नहीं है। हाँ मैं जैसे फर्स्ट ग्रुप था, मैंने इसको मोटिवेट करा भाई बोथ ग्रुप से रैंक का स्कोप है और बोथ ग्रुप्स में थोड़ा सेट ऑफ का भी चक्कर रहता है, वो मैं कभी आपको समझा दूंगा कि जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 400 में से 200 लाने होते हैं, मान लो 400 में से अब आपके आगे 230 आ गए, तो वो जो 30 नंबर एक्स्ट्रा है ना, अगर सेकंड ग्रुप में आपके 30 नंबर कम पड़ रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल में पास हो तो वो 30 नंबर वहां पर भी आपके काम आ जाएंगे। एक बेनिफिट ये होता था। दूसरा था कि रैंक आ सकती थी, आप टॉप 50 में आ सकते हो। और फिर यार पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी बात नहीं है, वही सब गाइड किया। तो कहीं ना कहीं अब इसने मेरे को बोला सर अकाउंटेंसी आप पढ़ा दो, मेरा पहला ही बैच था। देखो ये एक बड़ी बात होती है, बच्चे ही टीचर्स को बनाते हैं। और हाँ यस हमारी मेहनत भी रहती है, बट इन्होंने ट्रस्ट किया कि हाँ यार संजय सर के पास पढ़ना चाहिए, संजय सर पढ़ा सकते हैं ऐसी है। वरना क्या होता है ज्यादातर ये होता है फाउंडेशन हो गया तो भाई साहब बच्चे ऐसा रहे हमने तो पता नहीं क्या ये कर लिया फाउंडेशन, अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या यार, जाएंगे बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े टीचर्स पे जाएंगे,
जिनकी क्या है, जिनकी रैंक, जिनके बच्चों ने रैंक लाई है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो जनरली स्टूडेंट्स ऐसा माइंड सेट, इवन पेरेंट्स भी कई बार सोचते हैं अरे नहीं नहीं यार यहाँ मत पढ़ाओ, ये तो बस खाली फाउंडेशन तक के लिए ही ये इंस्टीट्यूट सही था। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने जैसे कि बच्चे ने बताया कि दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आई, इंटरमीडिएट में तो खाली अकाउंटेंसी में आई। बाकी सर आप, बाकी प्रशांत ये बताइए कि आपने भी कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई कैसे करी थी? मैंने देखा है हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो इंटरमीडिएट भी 4 बार में हो रहा है, 5 बार में हो रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, और कुछ कुछ बच्चे तो मैं आप क्या ही बताऊं 10-10 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं, वो लोग अभी तक परेशान हो रहे हैं। तो आप कुछ इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को भी गाइड कीजिए। सर जब हम यहाँ पे 12th में पढ़ते थे सीनियर क्लासेस में, तो एक फॉर्मूला था, बिल्कुल, HW प्लस कंसिस्टेंसी। और HW का मतलब हार्ड वर्क और होमवर्क बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वही फॉलो की थी। और जब आप यहीं पे सीनियर क्लासेस में रात को सेंटर पे पढ़ते थे, रात को हम यहीं पे पढ़ते थे, सुबह चले जाते थे जब क्लासेस का टाइम होता था। तो मतलब बहुत हेल्प मिली सीनियर क्लास में, क्योंकि घर पे इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। और फिर आपसे पूछ लेते थे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप सीनियर थे और आपने स्टडी की थी, बहुत हेल्प। बिल्कुल। तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी और होमवर्क यूज करना। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने ओवर द एक्सपीरियंस बनाया कि भाई फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, इसको पहले मैंने बोर्ड भी लगाया हुआ था अपने सेंटर में, HW प्लस कंसिस्टेंसी। तो HW में 2 चीज़ें हैं, हार्ड वर्क है और होमवर्क है, प्लस कंसिस्टेंसी रेगुलर। और कहीं पे किसी भी चीज़ में आप अप्लाई करो, डेफिनेटली ये चीज़ अचीव हो जाती है। इवन चाहे आपको एक डांसर बनना है, आपने क्लासेस ज्वाइन करी, आप ठीक है हार्ड वर्क करो, फिर क्या है टीचर ने कोई स्टेप सिखाए, घर पे जाके होमवर्क करा, एंड प्लस कंसिस्टेंसी मीन्स कि भाई रेगुलरिटी मेंटेन करें। ऐसा नहीं है एक दिन आपने 5 घंटे जो है क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर ली, दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं करा। तो प्रशांत जो है समराइज मैनर में यही कहना चाह रहा है कि भाई मैंने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करा। देखो यार, ये कंसिस्टेंसी ना दिखने में बड़ा आसान लगता है, बट इतना होता नहीं है। मैं खुद बताऊं तो मैं भी उतना नहीं मेंटेन कर पाता हूँ कई बार। यार डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है। तो ये दिखने में चीज़ें आसान होती है, इसके लिए मेंटेन करना, मतलब उसको मेंटेन करना काफ़ी हद तक काफ़ी मुश्किल रहता है। फिर भी प्रशांत, जैसे कि जो कुछ थ्योरी पेपर्स हैं, जैसे हमारे टाइम में ITSM हुआ करता था, तो ITSM जैसे है भाई, ITSM कैसे जो था आपने रट्टा लगाया, क्या करा, ये बच्चों के लिए एक हवा हो जाता है। तो कुछ बताइए आप भी कि भाई क्या CA इंटरमीडिएट में आपको फेलियर्स भी देखने को मिले, या फिर कैसा रहा, मतलब वो CA इंटरमीडिएट का अगर आप जो बात है अगर आप उसको रिकॉल कर पाओ, थोड़ा बता पाओ तो अच्छा लगेगा। सर ITSM का पीड़ित मैं भी रहा हूँ। मजा आया। तो मैंने, आपने जैसे मेरे को सजेस्ट किया था कि बहुत ग्रुप देने, तो मैंने बहुत ग्रुप दिए, उसमें फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, लेकिन जो ITSM था उसने मेरे को रोक लिया। अच्छा। और सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग एग्जामिनेशन थी, और ऑडिट में 48 के आसपास था, और इसको 34 थे ITSM, मतलब 6 मार्क्स से वो रह गया था। अच्छा। तो फिर भी उसमें 2 और अटेम्प्ट लगे, 34 ऐसे ही चलता था, तो फेल होकर लेकिन उस दौरान मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी, जो दीवानंद एसोसिएशन में करी थी मैंने। बिल्कुल। और वहाँ पे लर्निंग के साथ साथ स्टडी भी चल रही थी, दोनों चीज़ें। तो मैं फेल हो रहा था, तो मेरे फादर ने क्लास ली, बोला कंप्यूटर से शुरू से एलर्जी रही है, तो भी याद नहीं होता। हाँ, कॉमर्स वाले बच्चे कंप्यूटर को इतना ज़्यादा खास भाव देते भी नहीं। मैंने कोचिंग भी, उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि कुछ मार्क्स आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बार आर्टिकल पे जाकर मैंने ईमेल वगैरह स्टार्ट किया था, एक्सेल वगैरह सब चीज़। तो वहाँ पे मतलब जो मेरी फंक्शन वाले उससे बहुत हेल्प मिली थी। उसमें मेरे सीनियर ने बहुत हेल्प की थी, जिसमें शरद भैया थे और सुमित भैया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ऑडिट वगैरह पहली बार बड़े क्लाइंटों को देते थे, इतनी बड़ी बैलेंस शीट, 12th में जो बैलेंस शीट देखिए जो पढ़े थे उसमें, और वहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगा, जो फाउंडेशन जो होती है 11th 12th में जो हमारी बनी होती है, वो बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल। हाँ देखो क्या है, इसमें बस यही कहना चाहूँगा, फिगर्स बड़े हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अब बैलेंस शीट में कोई चीज़ एसेट्स में आ रही है तो एसेट्स ही रहेंगे ना, जो मतलब 11th में सीखा। हाँ, अब इंडियस आ गए हैं तो यस थोड़ा सा अलग है, उसमें एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स हमारे समाउ सेम रहते हैं।
तो ये इन्होंने बताया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकलशिप के साथ साथ स्टडीज को कैसे मैनेज किया। और अब हम इनसे जानते हैं कि भाई आर्टिकलशिप जैसे इनकी सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुई तो फिर अब सीए फाइनल की एंट्री आती है इसमें। हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज चल रहे हैं और पूछते हैं इनसे कि भाई सीए फाइनल का आपने कैसे प्लान करा, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ साथ ही सीए फाइनल की स्टडीज भी करनी होती है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया, बताइए सर। फाइनल में मैं आपके पास आया था तो आपने साफ मना कर दिया था आप नहीं पढ़ाओगे। हाँ। तो मैंने एफआर और बाहर सब्जेक्ट लिए, तो आर्टिकलशिप के साथ मतलब क्लास करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। मॉर्निंग 6:30 बजे से क्लास, हाँ ये तो है यार, 9:30 तक क्लास लेना या 10 बजे तक जो चलती थी, उसके बाद 10 से 5 6 7 बज जाते थे ऑफिस से। फिर घर आके जितना पढ़ पाते थे उतना हुआ। फिर फैमिली भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना डिफिकल्ट था। फिर भी स्वभाव कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ता रहता था, साथ में हिम्मत कर लिया है तो उस हिसाब से चलते रहा मेरा कोचिंग और वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे ये मुझे 1 बाय 1 बताओ, आपने सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग ली? और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। हमारे टाइम में क्या होती थी मैं आपको बताऊं, सुबह 6:30 बजे क्लास होती थी फेस टू फेस। ये हमारे टाइम में गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ये सब नहीं चला करते थे, ये तो अभी 4-5 साल से ही आए हैं, मतलब 3-4 साल बोल दीजिए। तो क्या होता था, सुबह 6:30 बजे सेंटर पे पहुंचना, या तो फेस टू फेस पहुंचो या फिर सैटेलाइट क्लासेस होती थी। वो 6:30 बजे यार पहुंचना ना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता था, मतलब आंखें नहीं खुलती थी। और फिर क्या बोलते हैं भाई 6:30 से 10:30 बजे तक, 10 बजे तक क्लास करो, 10 बजे से ऑफिस करो। फिर कहीं ना कहीं यही पूरा शेड्यूल है, शाम को आ रहे हैं, थके आ रहे हैं, फिर उसको रिवाइज करो। तो यही है, थोड़ा सा आप समराइज मैनर में बता दीजिए आपने कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट करी थी और किस तरीके से आपने जो है अपनी स्टडीज करी थी फाइनल। सर मैंने फाइनल में बहुत ग्रुप में देखे, एक सिंगल ग्रुप दिया था ड्यू टू आर्टिकल से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैंने एफआर किया था, फिर हाँ। लॉ ऑफ ऑडिट और लास्ट में टैक्सेशन। अच्छा। उसमें एसएफएम होता है, टैक्सेशन सेगमेंट। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरा फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर हो गया था सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं फेल हो गया था, तो ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं, एग्जाम दी। सेकंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया था। तो एफआर में एग्जामिनेशन आई थी 67 मार्क्स। अच्छा अच्छा। तो आप एक जल्दी देख सकते हो कि मेरे अकाउंट यहाँ से स्टार्ट करी 11 से। हाँ। 11th में भी मेरे अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा थे। 12th में 94 आए थे, अपने बैच में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। फाउंडेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे, लेकिन मेरे को लगता था कि 100 मार्क्स का जो टोटल पेपर होता था 60 + 40, तो मैंने 90 और 60 में से 58-59 क्वेश्चन सही करे थे, मतलब 55 तक तो होंगे आराम से। तो इंटरमीडिएट दोनों में एग्जाम्पशंस थी, 68 थे और फाइनल एफआर में 67 मार्क्स। उस टाइम मतलब डिफिकल्ट टास्क तो होता ही था, लेकिन वो मैं वही कहूँगा फाउंडेशन होती है ना, वो बड़ी हेल्प करती है। हाँ, शुरू से ही अच्छी रही थी। और मेरा ग्रुप क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड ग्रुप की तैयारी करी थी। सेकंड ग्रुप में फेलियर भी देखने को मिले थे, फेल भी हुआ। और मई 19 में फेल हुआ, नवंबर 19 में भी फेल हुआ था मैं। तो मेरे साथ के फ्रेंड बने थे, दुख भी होता है, खुशी होती है कि आपने बहुत मेहनत की और आप फेल हुए। सही बात है, बिल्कुल। आपके पास में जब भी आता था आपको कहते थे पास हो जाएगा, तो फिर भी फेल हो रहा था। तो ऊपर चल रहा था, फेल होकर आप उतना पड़े होते हो, दोबारा से बुक को उठाना सबसे बड़ा पहले होता है। देखो मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ उसको, ये थोड़ा सा कहते हैं ना इमोशनली टाइप, वैसे और कभी बात हुई ना हो, लेकिन मुझे याद है उस जर्नी की कि भाई जब भी कभी फेल होता था तो रिजल्ट तक फोन आ रहा है हमारे पास, आधे 1-1 घंटे तक बात हो जाती थी। अब एक्चुअली क्या है यार, देखो हम भी ये चाहते हैं जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका निकले यार, हर कोई चाहता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे फैमिली वाले हों। तो हमें पता है कहीं ना कहीं इसके एफर्ट्स प्योर थे, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो हम थोड़ा आईसीआई को बोल देते थे कि यार नहीं यार उतने एफर्ट्स नहीं है। फिर थोड़ा बीच में आईसीआई का भी इशू चल रहा था कि कॉपी चेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आ रही है प्रॉब्लम्स, अभी भी चलता रहता है थोड़ा बहुत, जैसे कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में भी देखा हो। बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका एटीट्यूड नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो हम गाइड भी करते थे, समझाते थे। मैं हूँ एक प्रांजल, हमारा जो स्टूडेंट ही है और इसी के बैच का ही है, काफ़ी अच्छा दोस्त है ये, काफ़ी हम लोग मोटिवेट करते थे। बट फाइनली इन्होंने एफर्ट्स डाल के, मेहनत करके
चाहे 3 बार 4 बार जितनी भी बार इन्होंने फेलियर्स देखा, और आप मानोगे नहीं, जब इन्होंने क्लियर करा तो इन्हीं से जानते हैं कि कैसे मार्क्स आए। ऐसा होता ना कि एक बार हम फेल हो गए, फिर दोबारा लग गए, फिर दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार लगे। तो अब इनसे पूछते हैं कि सेकंड ग्रुप में इन्होंने कैसा स्कोर किया और किस तरीके के मार्क्स बताइए। सर फेलियर होने के बाद घर वाले मतलब कभी बोला नहीं, लेकिन एक बड़ी होप के साथ देखते थे कि इस बार क्लियर हो जाएगा, इस बार खुद तो दुख होता था, पेरेंट्स को और ज़्यादा दुख होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम पापा ऐसे ही बोलते कि यार सब बोलते हैं कब बनेगा सी। तो मतलब वो बहुत एकदम से लगती है कि पेरेंट्स पहली बार बोले, और वो उन्होंने बोला कि ऐसा बोलने लगे अब कब करेगा। तो मई 20 के लिए मैंने प्रिपरेशन करी, लेकिन उस टाइम कोविड आ गया। अच्छा। ये कोविड मेरे लिए एक तरीके से मतलब वैसे तो डिजास्टर थी, लेकिन मेरे लिए बहुत टाइम मिल गया मुझे। मैंने सारी चीज़ें विद हार्ड प्रैक्टिस सब सॉल्व किया। तो अच्छा टाइम मिला, और कई चीज़ें कई बार कर ली। और मैंने उस टाइम ये अच्छा किया कि मैंने टेस्ट सीरीज ले ली एग्जाम देने से पहले, और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पेपर देने गया, पहला पेपर हमारा कोचिंग का होता है, तो मेरा 84 मार्क्स का वो अटेम्प्ट हुआ था। सेकंड पेपर में इसका देने गया जो कंप्यूटर वाला है, वो पेपर फिर से खराब हो गया था। अच्छा। मैं अगला पेपर नहीं देने चाहता था, क्योंकि आईसीएनइक ऑप्शन भी दिया था कि आप बोल सकते हो कि कोविड की वजह से आप पेपर नहीं दे पाए, तो जनवरी वाला कर देंगे, तो वही चाहता था। लेकिन मेरे फादर ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि बेटा नहीं कोई होगा तो देख लो। सही बात है। तो मैं थर्ड पेपर डीटी में देने गया, तो डीटी अच्छा पेपर हुआ। तो लगा कि स्कोप बनती है, लेकिन इसका डर हमेशा बना रहता है। अच्छा। हाँ, इस फोटो रखते वाला था भी। हाँ, तो आईडीटी भी अच्छा हुआ। तो फिर जब मार्क्स आए, तो मेरा जो कॉस्टिंग का मैं 84 का करके आया था, उसमें 77 मार्क्स थे। इसका में 42 थे, डीटी में 63 थे, और आईडीटी में 63 थे। मतलब आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में मेरे एग्जाम्पशंस आए, और 61% बनते थे, 245 मार्क्स थे। तो इस जर्नी में मतलब यही था कि फेलियर भी देखे, सक्सेस भी देखी, और सक्सेस से अच्छा कुछ चीज़ें होती है। इन फेलियर भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अच्छे फ्रेंड भी मिले, आप हुए, अंकित हुए, भाई हुए, प्रांजल हुए, मेरे दोस्त खुशी बन गए, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अंकित, आशीष वगैरह, तो सबने हेल्प की। तो अच्छे दोस्त मिले, और कुछ होते हैं आपको रिलेटिव वगैरह, वो बोलते थे कि कब इस पे नहीं होगी, ये नहीं होगी। ऐसे तो बहुत लोग फाइनल में चले कर लेते हैं, लेकिन फाइनल चले नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें नहीं उस टाइम वो डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग एक मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। तो उस फील्ड को आप सबके एक्टिंग मतलब निकल जाता है। तो जब रिजल्ट जिस दिन आया, तो उससे ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ लाइफ का सबसे मेमोरेबल और सबसे पॉजिटिव जितना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो बच्चों कि पहले एक स्टूडेंट 2-3 बार फेल हो रहा है, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आ रहा है, तो आप समझ लो 3 पेपर में एग्जाम्शन लाना। आप किसी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट से पूछना कि भाई क्या करना होता है, मतलब एग्जाम्शन एक आधे पेपर में तो फिर भी आ जाए, 3 पेपर में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत के एफर्ट्स वो सक्सीड हुए, और प्रशांत फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको अभी तक पता चल ही गया है कि कैसे एवरेज स्टूडेंट की कैसी जर्नी रही। बट आप इसमें देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारी लाइफ में अप एंड अप ही चलते रहेंगे, अप एंड डाउन दोनों चीज़ें चलेंगी। तो हमें अपने आप को दोबारा स्टैंड करना है, दोबारा खड़े करना है, दोबारा फाइटिंग वाला एटीट्यूड रखना है, तो कहीं जाकर जो है चीज़ें बढ़ेंगी। तो बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अच्छा अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो प्रशांत जी? Currently I am associated with APC Civil, Farani Group, वहाँ पे मैं एज ए डिप्टी फाइनेंस मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बच्चों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर, और वो भी एक एसीसी। आप देखना कि भाई कितनी बड़ी कंपनी है। आप एक बार जाकर जो है नेट पे सर्च करना, बैलेंस शीट उनकी देखना, एसपीएल देखना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत आप बताना चाहो तो बता सकते हो। सर ये 1936 की कंपनी है, सबसे फर्स्ट इंडिया की कंपनी है, सीमेंट कंपनी एसीसी। और मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी, सही बात है। तो बेसिकली अब यहाँ पर डिप्टी फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट मिली है,
तो सर आप अल्टीमेट क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो यूथ है, ये यूथ जो भी आपकी वीडियो देख रहा है, काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सीए करेंगे, या फिर कुछ ऐसे 12th के बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स ली है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, तो आप इस यूथ को क्या सजेशन देना चाहोगे, अल्टीमेट सजेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ? सर 11th क्लास में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, यहाँ पे एक पोजीशन लगी थी, हाँ। सक्सेस कम टू दोज हू बिलीव दे कैन। मतलब जो भरोसा कर सकता है उसके पास ही सक्सेस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मेरे पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा था, कुछ आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बना के रखा, तो मैं कहता हूँ जो सोच सकते हैं वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना मतलब फेलियर तो आएगा, लेकिन उसको लड़ने की मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। ग्रोथ फ्रूट को बिल्कुल नेगेटिव इतने लोग कि आपको उठा दे, ऐसा हाँ। नेगेटिव भी नहीं होना कि आप बिल्कुल ही गिर जाओ। बिल्कुल। और हमेशा कभी नेगेटिव फील करो, जिसके नेगेटिविटी आते हैं जिससे आप अच्छा फील करते हो, उसके साथ हमेशा शेयर करना चाहिए अपनी जर्नी के बारे में, तो बहुत हेल्प मिलती है उससे निकलने। और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं। देखो ये तो आप किसी भी टॉपर से पूछोगे, किसी भी अगर आप सीए फाइनल रैंकर से पूछोगे, तो उनमें एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो हमेशा ये चीज़ बोलेंगे, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। सिटिंग बनानी है, 12 घंटे बैठना है, 10 घंटे बैठना है, मतलब ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। थोड़ा सीए फाइनल में देखो सिलेबस ज़्यादा रहता है, और मैं भी आप लोगों को एक यही सजेशन देना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपनी सीए वाली जर्नी में हो तो आप उस टाइम अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ही लो तो ही ज़्यादा बेटर है। आप एक बार में एक ही चीज़ करो, उसको कंसंट्रेट होकर, थोड़ा फोकस्ड होकर उसी के पीछे लगो। हाँ, बट कई बार हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें दूसरी चीज़ भी करनी होती है, उस टाइम फिर कोशिश करो कि भाई जो मेरी स्टडीज़ वाला टाइम है वो पूरा मेरी स्टडीज़ के लिए ही जाए। और बाकी कुछ बच्चों का जनरल क्वेश्चन रहता है कि ये सर फोकस कैसे बनाएं, जब हम पढ़ने बैठते हैं बार बार माइंड इधर से उधर जा रहा है, हम माइंड में ये चीज़ आ रही है, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, ये भी पेंडिंग है ये भी पेंडिंग है, या फिर जो हमारा यूथ है उनके दिमाग में आता है यार चल चैटिंग कर लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं। आजकल आपको पता ही है कि कितना सारा जो है डाइवर्जन वाला कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पर चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, और अदर वेबसाइट्स पे चले जाओ। तो मैं, और पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं होती है, कोई गाना नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई मूवी नहीं है, तो ऐसे में हम फोकस किस तरीके से बना सकते हैं, आप प्लीज बताइए। सर जब फाइनल अटेम्प्ट दे रहा था हाँ। 2020 वाला, तो उस टाइम मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, सारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो, और मैंने जो छोटा वाला कीपैड फोन आता है तो वो यूज़ कर रहा था। अच्छा। और वो भी जब लाइब्रेरी या अपने घर पे पढ़ता था साइलेंट करके लगा करता था, और थोड़ा रिलीज सेल्फिश करना मेरा ये, जब आप पढ़ते हो तो अपनी ये सेल्फिश करना, कोई कमिटमेंट मत लो, मतलब पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई पे अगर फोकस हटेगा तो फिर आप सफर करोगे। बिल्कुल। इसलिए आप उस टाइम जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मतलब फोकस करके पढ़ना चाहिए, और जितने दूर सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहेंगे उतना अच्छा है, बाद में सोशल मीडिया चलाने को मिलता है। बिल्कुल। तो बस यही है कि भाई सबका अपना अपना तरीका है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम करता है, आप जो है सोशल मीडिया से ऐप डिलीट कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह छोटे वाले फ़ोन पे जा सकते हो, कीपैड वाले पे, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल है। बट मैंने काफ़ी सारे रैंकर्स का भी इंटरव्यू देखा है कि वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो ये आपको पता है पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो सबकी जो नेचर है, पर्सनैलिटी है, काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। जैसे मैं अपना ही बताऊँ, अगर मुझे लगता है मैं छोटे वाले फ़ोन पे आ रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि थोड़ा काम धंधा भी रहता है, पैसे वैसे फीस दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब ग्रुप्स हैं, कॉलेज के हैं, तो कई बार क्या होता है कि कोई अपडेट ना मिस हो जाए, तो वो ना होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा जो है सूटेबल रहेगा। बाकी जो है यही कुछ क्वेश्चन है हमारे कि सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। कई बार हम एक दिन काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, उस दिन काफ़ी अच्छे आउटपुट आ जाते हैं, काफ़ी बढ़िया पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये आप प्लीज़ बताइए कि भाई ये कंसिस्टेंसी आप मतलब ये कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखते थे, या फिर आपका माइंड पे जो है कंट्रोल, कैसे आप माइंड पे कंट्रोल करते हो। ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। कंसिस्टेंसी इंसान देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ पता होना चाहिए।
मेरा मानना ये है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे सब मेरे पेरेंट्स वगैरह बोलते थे आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करता था पढ़ना, लेकिन कभी नींद आ जाती थी या फिर उसकी वजह से इवनिंग वगैरह भी खराब हो जाती थी। मेरी स्ट्रेंथ थी मैं नाइट में अच्छा स्टडी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर फॉलो करता था नाइट में, बिल्कुल शांति हो जाती है, पीस हो जाता है 10-11 बजे बाद। हाँ। सुबह रात के 8-9-10-11 बजे बैठो, सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ो और फिर दिन में पढ़ लो तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं हो जाता है। अच्छा। तो वो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमने 2 दिन पढ़ लिया लेकिन तीसरे दिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर वैसे में मतलब मेरा क्वेश्चन भी था ना, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, तो उसके लिए बताओ कि भाई कैसे माइंड को पकड़ कर लेकर आए हैं। सर मेरे हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट है उसको पहले प्लान कर लेना चाहिए। अच्छा। 15 डेज में मेरे को खत्म करना है, करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो आप फेल होने की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो मैं जब भी प्लान करता था 15 डेज का कोई प्लान बनाया तो मैं 80% भी अचीव कर पा रहा था, तो वो मेरी एक्सरसाइज थी। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाता था, जैसे 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन नहीं पढ़ा या 1 दिन नहीं पढ़ा, तो वो उस टाइम में अपने आप को बहुत कोसता था। आप जब आपके साथ भी होता था तो आप ये कहते थे तू खोया रहता है। हाँ। तो मतलब वो वाली लाइफ भी नहीं एंजॉय कर पाता था, ना वो एंजॉय कर पाता, इसलिए जहाँ पे हूँ वैसी वाली एंजॉय करने की कोशिश करता था। तो मैं ज़्यादातर सेल्फिश होके, मतलब ये था कि सब चीज़ें दूर होके, किसी बर्थडे पार्टी वगैरह नहीं जाना है, शादियों में भी नहीं जाना है। तो मैं फोकस स्टडी की तरफ ही करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कंसिस्टेंसी यही है सर, मन तो नहीं करता पढ़ने का, लेकिन आपके पास एक गोल होता है फिर उसके पीछे पढ़ने में मजा आता है। बिल्कुल। तो यही है, यही कहना चाहेंगे कि वाई क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, ज़्यादातर यही कहते हैं कि अगर आपका वाई क्लियर है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए क्यों है, मुझे डिग्री क्यों चाहिए, तो फिर आप ये सब चीज़ें मेंटेन कर लोगे। जब तक हमें यही नहीं, जब तक एक लगन ही नहीं है कि मुझे वो आग ही नहीं है कि मुझे डिग्री चाहिए, तब तक वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन देख रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। बाकी यही सब रहा। प्रशांत जी से हमने पूछा, काफ़ी इन्होंने अपने बारे में बताया। तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी गलत गाइड करता है, कोई भी गलत सजेस्ट करता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 1.5 की स्पीड पे देखें, दूसरों को भी दिखाएं और एटलीस्ट नेगेटिविटी से दूर रहें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन पाते हैं, लोग तो IAS बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं लोग, तो मैं बताऊँ, जब अगर आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, मेहनती हो, डिसिप्लिन बॉय हो या डिसिप्लिन पर्सन हो, तो डेफिनेटली सब कुछ अचीव हो जाता है। और मैं खुद बता रहा हूँ, प्रशांत कोई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से नहीं आता था, और मैं आज भी कहूँ तो मैं ये नहीं कह सकता बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, लेकिन एवरेज से उन्होंने मेहनत कर करके जो डिग्री थी वो अचीव करी, अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया। तो हमारे साथ काफ़ी सारी गलतियाँ भी होती हैं, काफ़ी सारी हम चीज़ें अच्छा भी करते हैं। बस ये है कि जर्नी अच्छी चलती रहे और नेगेटिविटी को दूर रखिए और सभी बच्चे मेहनत करें। मैं आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको कभी भी लगेगा कि भाई प्रशांत से मुझे पर्सनली से गाइडेंस लेनी है, तो मैं आपको डेफिनेटली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं प्रशांत से पूछकर आपका जो आप नंबर उनको दे दूँगा, वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, गाइड करेंगे। मुझे टीचिंग प्रोफेशन का यही अच्छा लगता है कि हम हाथ पकड़ के किसी को आगे लेके जा सकते हैं, और इस तरीके की सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। बाकी प्रशांत, आप क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को, एक लास्ट मैसेज टू दी स्टूडेंट्स, चाहे वो CA स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट, चाहे वो UPSC एस्पिरेंट हो, या कोई भी बच्चा हो, तो आप इन बच्चों को एक अल्टीमेट सजेशन या लास्ट सजेशन आप क्या कहना चाहोगे? सर मैंने कहीं पे पढ़ा था, जहाँ पर टैलेंट काम नहीं करता वहाँ पे हार्ड वर्किंग काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने हार्ड वर्क को भरोसा रखो और लगातार मेहनत करते रहो, कुछ भी विचार जरूर चलते रहो। हाँ हाँ हाँ, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। मैदान मत छोड़ो। बिल्कुल, मैदान मत छोड़ो। तो सर ने बिल्कुल एक समराइज़ कर दिया कि भाई मैदान मत छोड़ो। एक स्टोरी भी याद आ गई कछुए खरगोश की, आपको पता ही है, लिख लेना कि भाई खरगोश के पास टैलेंट है, भाग सकता है, तेज़ है, लेकिन वो तेज़ भागता आगे जाके सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, तो एक दिन वो आगे निकल जाता है। चलते रहो, मैदान मत छोड़ो और अपने एफर्ट्स करो, जी-जान लगाओ, बस डेफिनेटली आपको चीज़ें अचीव हो जाएंगी। और बस मुझे लगा, आई थिंक आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है आप लाइक करना, इसको कमेंट करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जैसे कि प्रशांत सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपके माइंड में और भी कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं CA से रिलेटेड,
कि सर कुछ कोई कोर्स के रिगार्डिंग है या कुछ भी ऐसी बातें आती हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी सीखना हो, अगर हमें लगेगा आप डिमांड कर रहे हो तो डेफिनेटली हम आगे भी इनसे कुछ वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे। और मैं बताऊं, प्रशांत सर ने पहले हमारे यहाँ पे पढ़ाया भी है। जब ये जॉब नहीं लगी थी इनकी, तो इन्होंने सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को बिजनेस लॉ पढ़ाया है, कुछ बच्चों को ऑडिट भी पढ़ाया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बच्चों के साथ। लेकिन वही आपको पता है, जॉब लग जाती है तो फिर जॉब, अब ये हैं भी नहीं दिल्ली में, अभी तो ये आए थे अभी 26 जनवरी के अवसर पे, और इनके फ्रेंड की भी मैरिज है तो आए थे, तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी बुलाएंगे और देखते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रशांत, कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ भी बच्चों को हमारे बारे में कुछ बताइए, आपने हमारे से क्या सीखा, या फिर आप क्या कहना चाहोगे कि भाई आपकी जर्नी में हमारा क्या रोल था? सर आप जर्नी में सारे रोल रहा है, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मेरा मानना है कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको गाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कभी कभी क्या होता है, मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं पता होती है, बिल्कुल ठीक है, या लॉन्ग रूट पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे एक टीचर बहुत हेल्प करता है। और जो आपने 11th-12th में कंसेप्ट बनवाए थे नोट पे, वो आज तक काम करता है। तो और जो आपके कई सारे कोटेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, सक्सेस कंप्लीट देते हैं, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, मतलब ये तो अपने आप में एक वो है फॉर्मूला किसी चीज़ को पाने में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और कुछ आप अपनी तरफ से बच्चों को कहना चाहो? क्लोज ही कर रहे हैं। अपना जो भी एम है उसके पीछे, मतलब उसको छोड़ो मत, उसे अचीव करने की तरफ करो और अपने फुल एफर्ट्स लगाओ उसे अचीव करने के लिए, विद कंसिस्टेंसी और ईमानदारी को अपने आप को झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि अपने शीशे के सामने खड़े होकर आप ये कह सकते हो, हाँ मैं कर सकती हूँ, उसमें आपने मेहनत फिर कुछ नहीं सोचना। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि आपने मेहनत नहीं की है, तो आप बिल्कुल यही है सर कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे कनेक्टेड रहना, एंड हाँ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और डाउट्स वगैरह पूछने में शर्माना मत, ध्यान रखना। हमारा वो वाला चक्कर नहीं है कि नंबर नहीं देंगे, ये है ना जी, हमारे इतना बड़ा सेंटर नहीं, हमारे इतना यूट्यूब चैनल, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है कि भाई दुनिया भर के कमेंट आ जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नंबर मिल जाएगा, मेरे से पूछ लेना, मैं प्रशांत भाई से पूछ लूंगा, तो अगर कहेंगे तो मैं डायरेक्टली इनका भी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस मेरी यही कोशिश रहती है कि हम अगर आपके लिए कुछ भी कर सकें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। टीचिंग प्रोफेशन मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि यार हम ना, मतलब किसी को भी एक एफर्ट्स डाल के वो एक पुशअप करते रहते हैं कि चल भाई चल तू आगे चल। बच्चे की मेहनत रहती है और हमारे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है। और बाकी आप सभी बच्चे कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो बेहिचक बिल्कुल मिल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। एंड हाँ, मेहनत करो। और अगर आपकी भी लाइफ कुछ ऐसी है कि जो इंस्पिरेशनल है, कोई बच्चों को मोटिवेट कर सकती है, बच्चों को कुछ समझा सकती है, तो डेफिनेटली हम आपसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच आज के लिए।